नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत और नेपाल संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोगों ने 2 लेक्चर इस पे पहले हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी इस लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हैं उनको इसमें समाहित किया जाए, एक विशद तरीके से उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे भारत और नेपाल के बीच निर्जातीय संघर्ष का मुद्दा बहुत ही गर्म है और ये मुद्दा आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि आप निर्जातीय संघर्ष सुन के आप थोड़ा अचरज में आ गए होंगे कि भारत नेपाल के संदर्भ में निर्जातीय संघर्ष कहाँ है उसमें क्या लिखना है, क्योंकि कुछ टर्म ऐसा यूज किया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखना कुछ होता है, लिख कुछ और देते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी भारत नेपाल के संदर्भ में निर्जातीय संघर्ष दे तो आपको मधेसी विवाद लिखना है, अर्थात जिस रूप में नेपाल में नेपाली और मधेसों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। हालांकि उसको कैसे कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। उसी प्रकार अगर भारत और श्रीलंका के बीच में अगर निर्जातीय संघर्ष दे दे तो आपको सिंहली संघर्ष, सिंहली और तमिल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। हालांकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या बोल देगा सीधे तमिल विवाद क्या है, लेकिन आजकल क्वेश्चन का स्वरूप बदल रहा है, क्वेश्चन का जो प्रारूप है डायनेमिक हो रहा है, तो आपको भी हम लोगों को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। इसलिए इस छोटा छोटा टर्म को आप ध्यान रखिए। तो हम सबसे पहले निर्जातीय संघर्ष को देख लें। तो निर्जातीय संघर्ष में आप मधेसी विवाद को लिखना है, तो सामान्य रूप से मधेसी के बारे में आप समझ लीजिए। हालांकि हमें उम्मीद है कि आपको मधेसी के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में यहाँ पे हम प्रस्तुत करें कि मधेसी जो है नेपाल का जब मैप देखेंगे तो जो सबसे नीचे अर्थात दक्षिणी इलाका में जितना भी है, अर्थात भारत के सीमा से सटा हुआ जो भी इलाका है वो तराई क्षेत्र है। नेपाल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तराई है, एक पहाड़ी है। तो तराई जो क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्र में मधेसी लोग निवास करते हैं। और ये मधेसी लोग निवास करते हैं तो मधेसी लोग का संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, देवी देवता और सगे संबंधी जो होते हैं, ये सगे संबंधी भारत में भी उसी तराई क्षेत्र में मधेसी का निवास होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि नेपाल के मधेसी लोगों का रहन सहन, सगे संबंधी, पहनावा ओढ़ावा भारत के जो उत्तर प्रदेश हैं, बिहार के लोग हैं, उनके साथ समानता पाया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि समस्या कहाँ पे है, समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम उसके बारे में ओवरव्यू देख लें। तो मधेसी का जो जनसंख्या है नेपाल में 50% लगभग है, लेकिन उसके साथ अनजस्टिस इसलिए हो रहा है कि आप देखेंगे कि पूरे नेपाल में सरकारी नौकरी में मधेसियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, सेना में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है अपेक्षाकृत जनसंख्या के तुलना में। जो और समुदाय का है इनका नहीं है। राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। उसके बाद इनकी भाषा, इनकी संस्कृति को उपेक्षित किया गया है। और साथ में ही अभी वर्तमान समय में जो संविधान को अडॉप्ट किया गया है, इसमें भी मधेसी के साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है। अर्थात जो 7 प्रांत बने हैं, इसमें मधेसी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। आरक्षण व्यवस्था से भी मधेसी लोग असंतुष्ट हैं। तो इनके साथ इनको हाशिए पे रखने का प्रयास किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लें। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले ये समुदाय हैं। सबसे ज़्यादा ये तराई क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो ये कृषि पे निर्भर हैं। बेसिकली ये है। मधेसी की कुल जनसंख्या लगभग 50% है और संस्कृति, भाषा संबंध मूलतः बिहार, उत्तर प्रदेश के एकदम करीब है। तो मधेसियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरी में
प्रतिनिधित्व आरक्षण जनसंख्या के सापेक्ष बहुत ही कम है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही असंतुष्ट रहते हैं। भाषाई दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इनको उपेक्षित किया गया है वहाँ पे नेपाल में। और साथ में जब दिक्कत तो ये हुआ कि 2015 में जब संविधान लागू किया गया वहाँ पे, तो इनको व्यापक असंतोष झेलना पड़ा, क्योंकि इनके हित को वहाँ पे उपेक्षित किया गया। तो इन्होंने क्या किया, 2015 में आपको पता होगा कि इन्होंने भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया और व्यापक, लगभग बहुत दिनों तक ये आंदोलन चला और व्यापक मात्रा में वहाँ पे जन असंतोष के रूप में सामने आया, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे बंद हो गई। क्योंकि जो भी यहाँ से भारत से जो भी भारत और जो नेपाल का बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया था, तो मूलभूत सुविधाएं का आवाजाही बंद हो गई। और नेपाली लोग थे और वहाँ के जो राजनीतिक पार्टी थे वो भारत सरकार पे आरोप लगाई कि भारत सरकार मधेसी को सहायता कर रहा है। तो उसको हम थोड़ा सा देख लें। तो नेपाल के अन्य समुदाय और नेपाल के कुछ राजनीतिक पार्टी का क्या मानना है कि भारत जो है भारत नेपाल को कंट्रोल करने के लिए मधेसी का प्रयोग करता है, नेपाल को प्रतिसंतुलित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मधेसी का प्रयोग करता है। ये नेपालियों का मानना है और अन्य राजनीतिक दल का, वहाँ जो राजनीतिक दल है उनका मानना है। मधेसी नेपाल के प्रति निष्ठावान नहीं है, उनका मानना ये है। इसलिए इस वजह से नेपाल में मधेसियों के कारण भारत विरोधी राष्ट्रवाद उत्पन्न वहाँ पे होता है, जिस रूप में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि कैसे सिंहली को तमिल विरोधी, मतलब श्रीलंका में तमिल विरोधी राष्ट्रवाद अर्थात तमिल विरोधी अर्थात भारत विरोधी राष्ट्रवाद के रूप में श्रीलंका में उद्भव किया जाता है और जनता को मोबिलाइज किया जाता है। इसी रूप में यहाँ नेपालियों को मोबिलाइज करने के लिए यहाँ पे भारत विरोधी राष्ट्रवाद अपनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मधेसी जो है यह नेपाल के प्रति निष्ठावान नहीं है। इसको कंसेप्चुअल रूप में कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर निर्जातीय रूप में निर्जातीय संघर्ष आ जाए तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में ले जाए। कैसे? इसमें लिखेंगे कि समूचे दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में निर्जातीय संघर्ष बना हुआ है, जिसमें मूल रूप से श्रीलंका और नेपाल शामिल है। श्रीलंका और नेपाल को हम अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब इसमें समाहित करेंगे। नेपाल में निर्जातीय संघर्ष के भी अनेक रूप हैं। निर्जातीय संघर्ष के नेपाल में ऐसे अनेक रूप हैं, लेकिन कौन कौन से रूप हैं उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे पहाड़ी मैदानी, मधेसी, नेपाली, मंगोलाइड, आर्यन आदि हैं। नेपाल में निर्जातीय संघर्ष का मूल विवाद मधेसियों और नेपालियों के बीच है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन के अनुरूप फैक्चुअल डेटा डाल दें, उसको डायग्राम बना के वहाँ पे प्रस्तुत कर दें। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि जो मधेसी का संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है, क्योंकि आपने देखा संस्कृति, रहन सहन सब उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं उनके समान है। और बेटी रोटी का संबंध है, इनका संबंध बिहार में है, उनका संबंध नेपाल में है, या उत्तर प्रदेश में है, नेपाल में है। तो मधेसी का संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है, इसीलिए मधेसी समस्या से भारत भी प्रभावित हो जाता है। और इसी मधेसियों के लिए भारत प्रभावित होता है। तो इसी मधेसी के लिए हालांकि भारत सरकार अपने जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए या फिर इसी मधेसी के लिए भारत का जो संघर्ष है, इस मधेसी के लिए जो इसको अधिकार मिले, इसको स्वतंत्रता मिले, इसको न्याय मिले, इस मधेसी के लिए भारत का संघर्ष भारत विरोधी राष्ट्रवाद के रूप में नेपाल में राष्ट्रवाद के रूप में विकसित होता है। अब ये भारत इस मधेसी के लिए संघर्ष करता है, तो इसी का आरोप नेपाल में लगाया जाता है और मधेसी विरोध के रूप में जो वहाँ पे निकलता है वह भारत विरोध में आता है और नेपाल में एक राष्ट्रवाद के रूप में सामने आता है। जैसे पाकिस्तान विरोध में भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होता है, जैसे तमिल विरोध
भारत विरोध, भारत श्रीलंका में देखा जाता है तमिल विरोध, तमिल विरोध से भारत विरोध हो जाता है, और भारत विरोध से वहाँ पे तमिल राष्ट्रवाद का उद्भव होता है। उसी प्रकार मधेसी विरोध, और मधेसी विरोध से भारत विरोध हो जाता है, और भारत विरोध से नेपाल में एक राष्ट्रवाद का उद्भव होता है। तो ये हमारे लिए मूल मुद्दा है, ये एक चिंता का विषय है जो हम इसमें एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। जैसे 2015 में भी जब ब्लॉक कर दिया गया था तो कहा गया ये भारत समर्थन करता है मधेसी को, तो भारत पे भी भारत के नेपाल के बहुत सारे नेता भारत पे आक्षेप भी लगाए और नेपाल की जनता भी लगाए। तो इस रूप में मधेसी को हम आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत नेपाल के बीच जो व्यापारिक और आर्थिक संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, और नेपाल का 2/3 जो व्यापार होता है यह भारत के रास्ते होता है। और भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार देखें तो लगभग 6 बिलियन US डॉलर है। हालांकि ये डेटा 2016-17 का है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 16-17 के अनुसार 6 बिलियन US डॉलर होता है व्यापार। और नेपाल का भी अगर इसको 2006-07 से अगर कंपेयर करें, 2016-17 का जो व्यापार है द्विपक्षीय, अगर 6-7 से कंपेयर करें अर्थात 10 सालों में अगर देखें तो ये व्यापार जो है 6 गुना ज़्यादा बढ़ा है। आप इसमें कह सकते हैं कि ये 6 गुना ज़्यादा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। इसमें इसी पीरियड में अगर नेपाल का देखें तो नेपाल का 2 गुना ज़्यादा, मतलब 2 गुना निर्यात हुआ है। मतलब नेपाल का जो निर्यात है भारत में 2 गुना बढ़ा है, वहीं भारत का जो निर्यात है 8 गुना बढ़ा है। ये द्विपक्षीय संबंध में व्यापार का है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि भारत वहाँ पे सबसे बड़ा विदेशी निवेशक के रूप में अगर देखें तो भारत सबसे बड़ा विदेशी निवेशक वहाँ है, और 150 भारतीय कंपनी वहाँ पे अभी भी कार्यरत है। वहाँ पे भारतीय कंपनी नेपाल में कार्यरत है। तो ये द्विपक्षीय मतलब व्यापारिक संबंध कितना प्रगाढ़ है। साथ में देखें तो नेपाल को आर्थिक गतिविधि को ज़्यादा द्रुत करने के लिए भारत सरकार पारगमन भी मुहैया कराती है। लगभग 22 से अधिक पारगमन भारत सरकार दिया हुआ है नेपाल को। साथ में ही नेपाल को व्यापार को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को और विविध करने के लिए नेपाल सरकार अपना पोर्ट भी, भारत सरकार अपना नेपाल सरकार को पोर्ट के माध्यम से भी, अर्थात कांडला, उसके बाद विशाखापत्तनम, उसके बाद हल्दिया के माध्यम से भी व्यापार के लिए यहाँ पे वैध ठहराया हुआ है। अब देखेंगे कि भारत इसके साथ साथ लगभग देखेंगे कि बजट 2018-19 में नेपाल को 650 करोड़ सहायता भी प्रदान किया है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें भारत सरकार नेपाल सरकार को नेपालियों की क्षमता निर्माण के लिए, मानव विकास के लिए भी काम कर रही है, तकनीकी शिक्षा इस सब में। उसमें भी 3000 नेपालियों को वो भारत सरकार छात्रवृत्ति मुहैया कराती है। एक ये भी आर्थिक में आ सकता है। पर्यटन सबसे बड़ा मुद्दा है। पर्यटन में देखें तो भारत सरकार भारत के नेपाल का जितना भी पर्यटन होता है, पर्यटक आता है, उस पर्यटक में 20% पर्यटक जो है वो भारतीय होते हैं। तो उसके बाद जितने भी पर्यटक आते हैं उसमें जो विदेशी पर्यटक होते हैं उसमें 40% भारत के रास्ते से होते हैं। अर्थात जब सीमा मुक्त आवाजाही है तो कोई भी अगर पर्यटक भारत आते हैं तो वो भी नेपाल चले जाते हैं घूमने के लिए, जिससे नेपाल को बहुत फ़ायदा होता है। तो भारत नेपाल के बीच में आर्थिक गतिविधि कितना ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा और उसको अगर आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भारत में देखेंगे गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट के माध्यम से लगभग 32,000 सैनिकों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है, और लगभग 1.5 लाख सैनिकों को वहाँ पे पेंशन भारत सरकार मुहैया कराती है। अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 60 लाख नेपालियों को भारत सरकार या भारत में आर्थिक गतिविधि
वहाँ के नेपाली यहाँ पे करते हैं, अर्थात रोजगार के लिए भारत में रहते हैं, काम करते हैं। और भारत का देखें नेपाल में तो लगभग 6 लाख लोग हैं। तो आर्थिक गतिविधि कितना ज़्यादा प्रगाढ़ है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही भारत नेपाल में आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी काम कर रहा है। आधारभूत संरचना में रेल लिंक हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, इसके बारे में काम कर रहा है। उसके बाद भारत सरकार जैसे वहाँ पे जल संसाधन एक बहुत बड़ी संसाधन के रूप में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जल विद्युत परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार वहाँ निवेश कर रही है। इसके लिए नेपाल में भारत सरकार ने अरुणा 3 नामक जल विद्युत परियोजना भी प्रारंभ किया है, जो बता रहा है कि भारत जो है नेपाल के लिए एक अवसर मुहैया करा रहा है, नहीं कि खतरा है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में चीन के द्वारा नेपाल को बड़े पैमाने पे सहयोग किया जा रहा है और आधारभूत संरचना में चीन के द्वारा भी निवेश किया जा रहा है। वर्तमान में अगर देखें तो चीन काठमांडू रेल संपर्क को जोड़ रहा है। जैसे 2015 में दिक्कत हुआ तो वो चीन के नज़दीक चला गया और चीन के साथ ये समझौता हुआ, नेपाल को काठमांडू को चीन से जोड़ने का ये प्लान है और रेल लिंक के माध्यम से जोड़ भी रहा है। और अभी देखें तो नेपाल को सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है, जो दिखा रहा है कि चीन किस रूप में नेपाल में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंध, जिसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन देना हो तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप इसको इंट्रोडक्शन में इस रूप में दे सकते हैं कि ये तो फैक्चुअल डेटा हो गया, जिसको आप एक डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट कर देंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल रूप में आगे बढ़ा देंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन अगर देना हो तो आप इंट्रोडक्शन में इस रूप में दे सकते हैं कि वर्तमान भूमंडलीकरण उदारीकरण के इस युग में, जहाँ एक ओर RCEP और OBOR का निर्माण हो रहा है, वहाँ भारत दोनों में किसी का सदस्य नहीं है। इस दृष्टिकोण से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए पड़ोसी देश के साथ संबंध बेहतर करना अनिवार्य है। 5 ट्रिलियन बनाना अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे बढ़ा दीजिए, इस रूप में आप आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो लिखना है लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन इधर उधर से जरूर करना है, OBOR से, RCEP से, इधर उधर उदारीकरण भूमंडलीकरण, ताकि आपका आंसर थोड़ा डाइवर्सिफाई हो। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी को। कनेक्टिविटी में जैसा कि 2-3 फैक्चुअल डेटा है, लेकिन उसको कैसे लिखा जाए, तो इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखा जाए कि भारत सरकार द्वारा चीन के रोड बेल्ट परियोजना के विकल्प के रूप में पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब भारत ने रोड बेल्ट परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो अब उसको कनेक्ट करके लिखना है कि भारत सरकार द्वारा चीन के रोड बेल्ट परियोजना के विकल्प के रूप में पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी पर बल दे रहा है, जिसके तहत नेपाल में क्या काम कर रहा है, जयनगर जनकपुर रेल संपर्क, जोगबनी विराटनगर रेल संपर्क स्थापित किया गया है। साथ ही गोरखपुर काठमांडू रेल परियोजना पर भी समझौता किया गया है। तो ये कनेक्टिविटी दे देंगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत पड़ोसी देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि अवसर के रूप में भारत है। अब उसके अतिरिक्त जैसे रक्सौल अमलेखगंज गैस पाइपलाइन है, तो उसको भी कॉन्सेप्चुअल रूप में लिखना है, क्योंकि वो भी कनेक्टिविटी है। तो उसको लिखना है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत नेपाल के ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत नेपाल के बीच रक्सौल अमलेखगंज गैस पाइपलाइन की स्थापना की गई। इससे क्या होगा, अब इससे एक तरफ आर्थिक लाभ होगा नेपाल को, तो दूसरी ओर होगा साथ ही भविष्य में नेपाल सीमा पर किसी भी विवाद से ऊर्जा आपूर्ति बाधित नहीं होगी, जिस रूप में 2015 में हो गया। तो कनेक्टिविटी का कंसेप्चुअल इस रूप में आप दे सकते हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा। हम देख लें कि भारत नेपाल के बीच क्या विवाद के क्या मुद्दे हैं।
क्यों विवाद होते हैं, क्या किस किस मुद्दे पे विवाद होते हैं। पहला देखेंगे, मधेसी समस्या पे बार बार विवाद होता रहता है, एक ये विवाद के मुद्दे हैं। अगर इस रूप में आए विवाद के रूप में तो आप एक डायग्राम बना के वहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा सीमा विवाद है। सीमा विवाद में जैसे काला पानी आपने देखा, तो ये बार बार विवाद उठता रहता है। पारगमन का विवाद है कि जैसे राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी जिस रूप में आपने देखा कि नेपाल ने चीन के साथ हथियार लिया, सौदा किया और भारत से नहीं पूछा, तो भारत सरकार ने कठोर नीति अपनाते हुए चीन का जितना भी पारगमन था, नेपाल का जितना भी पारगमन था भारत में, सबको बंद कर दिया। तो पारगमन का भी एक विवाद है। दूसरा देखेंगे, नेपाल चाहता है कि 1950 की शांति और मित्रता की संधि को संशोधन किया जाए, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो एक ये भी विवाद का मसला है। और दूसरा, भारत क्या चाहता, भारत के साथ क्या विवाद है। भारत भी चाहता है कि यार तुम्हारे यहाँ चीन का बहुत प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करो। अर्थात चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए सिरदर्द है। दूसरा, नेपाल में जो अपरंपरागत खतरे हैं नेपाल से, उससे भारत चिंतित है। भारत बोलता है यार अपना जमीन तुम यूज करता है आतंकवाद के लिए। अर्थात भारत नेपाल के बीच जैसे ही संबंध खराब होते हैं, पाकिस्तान नेपाल के चीन के रास्ते नेपाल से भारत में आतंकवादी को भेजता है छद्म युद्ध के लिए, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के भारत और नेपाल के बीच अगर संबंध खराब होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जितने उग्रवादी हैं, जो उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधि करते हैं, वो नेपाल में जाके शरण ले लेते हैं, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा यहाँ पे सामने आता है। तो अपरंपरागत खतरे भी यहाँ पे हैं, जैसे तस्करी का एक मुद्दा है, मूल मुद्दा है। अवैध व्यापार का मूल मुद्दा भारत बार बार उठाता है। नकली नोटों का वहाँ पे भारत नेपाल सीमा के माध्यम से होता है। उसके बाद आतंकवाद तो मूल मुद्दा है। ये भारत और नेपाल के बीच विवाद का मुद्दा है। सहयोग के किस किस मुद्दे पे हो सकते हैं, तो सहयोग, व्यापारिक सहयोग हो सकता है, जिस रूप में व्यापारिक सहयोग प्रगाढ़ है, व्यापारिक सहयोग हो सकता है। सांस्कृतिक सहयोग हो सकता है, जैसे कि आपने देखा कि जनकपुर से अयोध्या के बीच कनेक्टिविटी लाया गया। जब भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, जनकपुर जाते हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपस में एक सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध के माध्यम से लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो सांस्कृतिक सहयोग भी हो सकता है। रामायण सर्किट के बारे में आप देखें कि रामायण सर्किट को जिस रूप में जोड़ा जा रहा है, ये सांस्कृतिक सहयोग का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देखेंगे कि बौद्ध सर्किट को जिस रूप में लाया जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और बौद्ध सर्किट को उसमें समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन में सहयोग, जैसा कि देखा कि नेपाल में पर्यटन एक बहुत बड़ा इमर्जिंग एक वहाँ पे संसाधन है। पर्यटन एक मार्केट है नेपाल के लिए, तो पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भी सहयोग किया जा सकता है। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा में सहयोग संभव है। सामरिक सहयोग संभव है। रक्षा सहयोग में संभव है। सूर्य किरण, नेपाल और भारत के बीच जो सैनिक जो युद्ध नेपाल सूर्य किरण जो दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध वो होता है, अभ्यास होता है, सैनिक अभ्यास। और उसके बाद साथ में ही भारत सरकार नेपाल के सैनिकों को, भारतीय सेना नेपाल के सैनिकों की ट्रेनिंग ऐसे और जो भी लॉजिस्टिकल जो भी पहुंच होता है वो प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग कराती है। इस रूप में ये सब सहयोग के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार को और संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विवाद है। एक तो विवाद को द्विपक्षीय रूप से हल करने की ज़रूरत है ताकि संबंध और प्रगाढ़ हो। दूसरा ये है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी मतलब रामायण सर्किट, क्योंकि भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो घोषणा तो कर देता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इसीलिए चीन का वहाँ पे धमक है, क्योंकि चीन ने बहुत तेज़ी से आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है और चेक बुक पॉलिसी के माध्यम से भारत को, नेपाल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार सिर्फ बोल देता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है।
तो भारत सरकार को चाहिए कि जो भी परियोजना वहाँ पे चल रहे हैं उनको द्रुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे जनकपुर और अयोध्या के बीच बस सर्विस किया गया, उसको और ज़्यादा ऐसे और ज़्यादा सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से, धार्मिक एक्टिविटी के माध्यम से और ज़्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए और नेपाल के लोगों और भारत के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा आप देखेंगे जैसे बौद्ध सर्किट है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा सकता है। और चौथा देखेंगे जिस रूप में पड़ोसी देशों के साथ भारत का एक बिग ब्रदर सिंड्रोम की अवधारणा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जिस रूप में भारत एक बड़े भाई के नाते जिस रूप में भूकंप आया और एक सहयोग के रूप में वहाँ पे गया, तो इस रूप में एक मानवीय चेहरा लेके वहाँ पे अपने पड़ोसी देशों के साथ खड़े रहना है कि आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम हैं तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। इस रूप में आने की ज़रूरत है बहुत से ज़्यादा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विवाद हैं उनको समाधान करने की ज़रूरत है। अगर इसके साथ ये संबंध को कैसे किया जाए ये है। उसके बाद अगर कंक्लूजन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कंक्लूजन लिखने के लिए आप इस रूप में लिख सकते हैं कि दो देशों के संबंध के बीच सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक एक रूपता पर्याप्त नहीं होती। जिस रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक एक रूपता है, दो देशों के संबंध के बीच में सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक एक रूपता पर्याप्त नहीं होती है। ज़रूरत इस बात पर है कि ताज़ा हालत में दोनों देश एक दूसरे के महत्वाकांक्षा और ज़रूरत को समझें। सिर्फ हम धार्मिक और सांस्कृतिक एक रूपता से चाहेंगे संबंध को प्रगाढ़ कर लें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित के अनुसार विदेश नीति चलता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है, बदलते परिस्थिति के अनुसार दोनों देश अपनी महत्वाकांक्षा और ज़रूरत को समझें और इसको दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए आगे बढ़ाएं। जिस रूप में भारत और नेपाल के बीच सीमा मुक्त आवाजाही है, इसका उपयोग दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करें ताकि संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हो, नहीं कि दोनों के बीच संबंध को बिगाड़ने में इसका प्रयोग किया जाए। इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें मुक्त आवाजाही सीमा भी आ जाएगा, उसके बाद सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक, सब कुछ इसमें आ सकता है कंक्लूजन में। इस रूप में आपने देखा कि कैसे भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण मुद्दे को कैसे समाहित किया जाए और कैसे कॉन्सेप्चुअल रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा रुचिकर तरीके से। अगर आपको कोई सुझाव लगे तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं।